1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों की नींव हिला के रख दी थी। और उसका मामला ये था कि वो दो मोर्चों पे उन्हें मतलब लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक तो दूसरे विश्व युद्ध में फंसे हुए हैं, दूसरा इधर भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब मामला हो रहा है। तो अंग्रेज बहुत कमजोर टाइप के मतलब पड़ गए थे। और उसी समय पे उधर सुभाष चंद्र बोस, उधर से एक अलग ही मतलब तीसरा मोर्चा मतलब शुरू हो गया। तो अंग्रेज बहुत ये समझो कि ऐसी कंडीशन में आ गए थे कि यार अगर इधर गए तो इधर खत्म, इधर गए तो इधर खत्म, ऐसी वाली कंडीशन। और 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तब तक ब्रिटेन खुद भी खत्म हो गया था। और आप सिंपल सी बात समझ लो इस बात को कि युद्ध में कभी किसी की जीत नहीं होती है, हारते ही हैं। अगर सोचो कि हमने सामने वाली सेना के 10 लोग मार दिए और हमारे 2 लोग भी मरे, तो मरे ना हमारे 2 लोग, हारे ना हम लोग। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि धन उधर से भी गया, धन इधर से भी गया और बुरी कंडीशन हो गई। तो ये नौकर पालने या मतलब गुलाम पालने की स्थिति में थे ही नहीं। और वो भी भारत जैसे देश को मतलब गुलाम बना के रखना मतलब संभव नहीं था इसके लिए। तो अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको सुनने के लिए मिलेंगी कि अच्छा महात्मा गांधी ने देश आजाद कौन से करा दिए। अगर कराना तो चंपारण आंदोलन में करा देते, कराना था तो खेड़ा में करा देते, खेड़ा तो अगर कराना ही था तो मतलब क्या बोलते हैं खिलाफत आंदोलन के समय हो जाता, जो मोहम्मद अली और शौकत अली जो मतलब चला रहे उसमें महात्मा गांधी भी तो थे। अगर कराना ही था तो मतलब असहयोग आंदोलन के समय करा देते, कराना था तो सबनैवक के आंदोलन के समय, कराते तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, तो महात्मा गांधी ने कैसे। देखो भाई इसका सिंपल सा आंसर मेरे पास तो मतलब एक ही है, अगर मैं इस दीवार को तोड़ना चाहूं तो मैं एक हथौड़ा मारूंगा तो ये दीवार नहीं टूटेगी। लेकिन लास्ट वाले हथौड़े से जब ये दीवार टूटेगी तो ये दीवार लास्ट वाले हथौड़े से नहीं टूटी हुई है, पहले से लेके लास्ट तक जितने हथौड़े पड़े हुए हैं ना सबकी अपनी अहमियत है। समझ में आ रहा है? मतलब ये दीवार तो टूटी जब लास्ट वाला जो मतलब पड़ा था हथौड़ा उससे टूटी, लेकिन ये दीवार कच्ची या दीवार को जो हिलाने वाला मामला था वो पहले हथौड़े ने मतलब शुरू किया था। और पहले हथौड़े से लेके और लास्ट तक का ये मामला रहा। तो मतलब ये कभी भी ऐसा वाला मामला अरे क्रांतिकारियों ने क्या किया, आजाद थोड़ी ना करवा दिया, वो तो आतंकवादी थे, वो तो ये थे, वो तो। देखो भाई आप नहीं समझते, अपने मुट्ठी भर कभी, अब मुट्ठी तो बहुत दूर की बात है यार, कभी किसी के लिए अपने एक तिल भर जितना मतलब काम नहीं किया देश के लिए, तो बहुत दूर की बात है। मतलब अपने लिए खुद के लिए अपना मतलब कुछ नहीं कमा सकते, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ काम नहीं कर सकते, वो लोग बिना फालतू का मतलब ज्ञान दे रहे होते हैं। तो ज्ञान अपनी जगह पे है, चाहे महात्मा गांधी की बात हो, चाहे सरदार पटेल की बात हो, चाहे फिर किसी उग्रवादी नेता की बात हो, चाहे फिर वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, किसी भी क्रांतिकारी महान लोग हैं ये सारे के सारे, भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। मैं तो इवन सिंपल सी बात बोल देता हूँ कि ये सारे के सारे लोग हमारे लिए वो करके गए हैं जिसका एहसान या कर्जा हम कभी नहीं चुका सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी जो कैबिनेट मिशन है। कैबिनेट इसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो कैबिनेट मिशन है ना, इसमें सर क्लीमेंट एटली जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनके 3 मंत्री आए यहाँ पे कैबिनेट मिशन के रूप में। और उनका नाम क्या है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। और इन्होंने आके यहाँ पे जो मार्च 1946 में ये लोग यहाँ पे आते हैं और इन्होंने बोला कि संविधान सभा आप बनाओ, और संविधान सभा बना के आप संविधान बना लो, उसके बाद हम देखते हैं कि आप चला पाओगे या नहीं चला पाओगे, तो आपको आजाद कर देंगे जो भी। और भारत जो आजाद होता है वो लॉर्ड माउंटबेटन योजना थी लास्ट, जिसके आधार पे मतलब भारत को आजादी मिलती है। अब ये जो संविधान सभा है ना, संविधान सभा का जो मामला है वो कैसे, मतलब इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, 389। ये जो 389 जो आपको मतलब दिखाई दे रहा है नंबर, ये जो 389 सदस्य हैं 3 में मतलब पार्ट में मैंने डिवाइड कर रखे हैं इनको। देखो 292 जो लोग हैं, 292 जो सदस्य हैं, ये ब्रिटिश प्रांतों से चुन के आए हुए हैं सीमित मताधिकार के तहत। ये 10 लाख पे एक व्यक्ति का चुनाव हुआ था, सीमित मताधिकार है। यहाँ पे मैं फिर बोल दूं, यहाँ पे मतलब सारे के सारे लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं थे। ये जो 93 लोग हैं ये देसी रियासतों से आए थे। कहां से आए थे, देसी रियासतों से। जो रियासतें हुआ करती थी, राजा रजवाड़े थे, या तो वो स्वयं आके मतलब संविधान सभा के सदस्य बन गए, या फिर उन्होंने अपना कोई अपना प्रतिनिधि मतलब भेज दिया। तो जो देसी रियासतों से कितने लोग, 93 लोग। और ये जो 4 लोग हैं ये कमिश्नरी क्षेत्रों से आए। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि 389 सदस्य हो गए टोटल, और ये संविधान सभा मतलब बन गई और इन्होंने काम करना शुरू किया। ये मैंने यहाँ पे लिख रहा है आजादी के बाद कितने सदस्य रह गए थे, 299, क्योंकि पाकिस्तान बन गया था एक नया देश 14 अगस्त 1947 को। तो
बाद में जाके कितने सदस्य रह गए संविधान सभा के? 299। संविधान सभा में कुल समितियों का जो निर्माण हुआ 22 समितियां बनी थी। टोटल 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। कुल बैठकें हुई थी 12 बैठकें। तो पहली जो बैठक है संविधान सभा की, मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा रहती है, आप लोग मैनेज, आपको फोकस करना पड़ेगा और फोकस करना ही पड़ेगा। मैं बोलता भी रहता हूँ अपनी क्लास में भी, सिंपल सी बात बोलता हूँ कि आप अपने कान को कनेक्ट कर लो मुंह से। आप अपने कानों को किससे कनेक्ट करके रखो? मेरे मुंह से कनेक्ट करके रखो, और अपनी नजरों को या अपनी आंखों को कनेक्ट कर दो आप बोर्ड से। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ या जहाँ पे भी देखो, अगर मैंने क्या किया, ये ऐसे करके बोला बनाया, अगर आपकी निगाह वहां पे रहेगी ना, तो मेरे मुंह से जो बोला जा रहा है ना वो आपके कानों में जा रहा है, और आपकी निगाह यहाँ पे रखी हुई, आराम आपसे मैंने आप एक कनेक्शन बना सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अब तो भारतीय लोग हैं, मतलब स्पीड बढ़ा के वीडियो देखने वाले लोग हैं, तो इसमें वीडियो में थोड़ा स्पीड नहीं बढ़ानी पड़ेगी आपको, उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक, कुल समितियां कितनी है? 22। बैठक कितनी हुई? टोटल 12 बैठक हुई। इनमें से जो पहली बैठक हो रही है वो 9 दिसंबर 1940 को हुई। पहली बैठक कब हो रही है? 9 दिसंबर 1940 को ये बैठक हुई। इस बैठक में एक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया। तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों चुना? क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सभी सदस्यों में एजेड थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, और इन्हें सम्मान, एक तरीके से सम्मान देने के लिए किसको चुन लिया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1940 को, और एक अस्थायी नहीं, स्थायी अध्यक्ष के तौर पे। ये क्या है? अस्थायी। और ये कैसा है? परमानेंट। तो जो परमानेंट प्रेसिडेंट मतलब चुन लिए गए संविधान सभा के, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसके जो परमानेंट मतलब जो अध्यक्ष हैं, किसका मतलब चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और ये ही लास्ट तक मतलब रहते हैं फिर, और फिर इन्हीं को मतलब भारत का राष्ट्रपति बना दिया जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिए जाते हैं। तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1940 को, और 13 दिसंबर 1940 को जो बैठक हुई, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया गया। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, पेश है ना, प्रपोजल रखा गया। क्या? प्रपोजल रखा गया। और ये जो प्रपोजल है ना, इस प्रपोजल को स्वीकृति मिल जाती है, मतलब पास हो जाता है ये प्रपोजल 22 जनवरी 1947 को। मैं एक बात बोल रहा हूं आपको, यहाँ से यहाँ तक लिखे हुए ये सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को मैं समझा रहा हूँ आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से। और दूसरी कंडीशन ये कि इनमें से एक भी फैक्ट ऐसा नहीं है जिससे संबंधित प्रश्न किसी ना किसी पेपर में ना आया हो। किसी ना किसी में आपको प्रश्न मिला ही होगा कभी। ये 13 दिसंबर 1940 को मतलब दूसरी तीसरी बैठक हुई, जवाहरलाल नेहरू ने कब उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया, कब पास हुआ, ये सारे के प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो हो रही है तुम्हारी 24 जनवरी 1950। कब हो रही है? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हो रही है। और इसमें राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान इनको मतलब एक्सेप्ट किया गया। और संविधान जो बनके तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को ही बनके तैयार हो गया था। संविधान बनाने में मैं पहली वाली जो क्लास है उसी में आप लोगों को बता चुका हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमें बनाने में इसको जो समय लगा वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। और ये आपको मतलब याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, और विश्व का सबसे पहला अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। ये आपको एकदम याद रखना है। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ये समितियों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी समितियां थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। संचालन समिति है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष हैं। ये कार्य संचालन समिति है, इसके अध्यक्ष है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। कौन है? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी के नाम से मतलब प्रसिद्ध है। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे पहले कृपलानी थे, बाद में जाके किसको बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इनमें से एक ही ऑप्शन आता है, दोनों ऑप्शन नहीं आते। संघ समिति के जो अध्यक्ष है वो जवाहरलाल नेहरू है। संघ समिति के, देखना कोई दिक्कत तो नहीं। संघ समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। और प्रांतीय समिति, ये क्या है? संघ समिति। तो संघ समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष है वो है सरदार पटेल। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल है। यहाँ पे लिखा हुआ है अल्पसंख्यक मामलों की समिति। तो अल्पसंख्यक मामलों की समिति को जो लीड कर रहे थे वो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, उनमें से जो अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे वो भीमराव अंबेडकर हैं। इन्हें संविधान का जनक भी बोला जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है ये।
संवैधानिक सलाहकार, संविधान के जो सलाहकार है वो कौन है? BN राव, ये संविधान के सलाहकार है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, और होनी भी नहीं चाहिए किसी भी कोई दिक्कत। आगे बात करते हैं संविधान को, जो भारतीय संविधान है उसको उदार का थैला कह के संबोधित किया गया है बहुत सारे लोगों के, जो विदेशी जो लोग थे। या देखो तो सिंपल सा मामला है ना, मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं, दुनिया में ना तो कभी कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जिसके 100% सपोर्टर हो या समर्थक हो, ना कोई ऐसा विचार हुआ जिसके 100% मतलब सपोर्टर हो, और ना ऐसा कोई व्यक्ति हुआ जिसके 100% विरोधी हो, कभी नहीं। ना फिर कोई ऐसा विचार, अब चारवाक को देखोगे तो उसके भी सपोर्टर हैं, उसके भी विपक्ष में लोग हैं। अब नास्तिक लोगों को देखोगे तो उनके भी पक्ष में लोग मिलेंगे, उनके विपक्ष में मिलोगे। कांग्रेस को देखोगे उसके भी पक्ष में मिलेंगे, विपक्ष में मिलेंगे। बीजेपी को देखोगे, उसको खुद को देख लो तुम, हम अपने आप को देख लें, भगवान श्री कृष्ण देख लें, राम देख लें, चाहे विष्णु देख लें, चाहे ईसा मसीह देख लें, चाहे मोहम्मद पैगंबर, मतलब किसी भी कंडीशन में 100% लोग इकट्ठा या एक मत नहीं हो सकते। एकदम क्लियर? तो ना विपक्ष में हो सकते, और अगर आप जब पढ़ाई नहीं करोगे तब आपसे बोलेंगे निठल्ला है, वैसे ही बैठा है वो, तो पढ़ाई नहीं कर रहा, बाप का नाम ऐसा कर दिया बाप। अगर आप पढ़ाई करना शुरू करोगे, आपका 2 साल तक अगर मतलब कुछ हुआ नहीं, तो देख रहे मस्ती कर रहा है, कुछ होगा ही नहीं, हमें तो पता है वो तो ऐसे। अगर आपका हो गया, कौन सी बड़ी बात है, मैं पढ़ रहा होता इतना बड़ी बात थोड़ी। हुआ क्या है, मैं छोटा ही तो हुआ है, पुलिस ही तो बना, टोला ही तो बना है, क्या हो, मतलब खुद की औकात कुछ करने की नहीं है, और बैठा बैठा क्या कर रहा है, कमेंट कर रहा है। कल रोड पे डंडा खटकाएगा, फिर वो अगर आगे आगे बढ़ गया, मतलब कुछ और बन गया, तो फिर मतलब अरे तो क्या हो गया, तो बड़ी बात थोड़ी है। अरे तेरे लिए बड़ी बात कुछ नहीं है भाई, तू महान है, तेरे लिए सब कुछ मतलब छोटा मामला है। प्रधानमंत्री बने, अरे तो क्या हो गया, देख रहा है तू भ्रष्टाचारी कर करके वहां पहुंचे। भाई किसी चीज में संतुष्ट हो सकते हो। मैंने बोला ना, देखो कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो बलात्कार करने वालों का, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो APJ अब्दुल कलाम का भी मतलब विरोध करेंगे। उनमें विरोध, उनमें मतलब ये सारी की सारी चीजें, तो एक सिंपल सा मामला है इसके लिए कि आपकी परवरिश जो है ना वो बहुत मायने रखती है, और इसके लिए एक शेर है कि आपकी